हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बीएनएसएस के सेक्शन 239 को पढ़ेंगे। लेकिन 239 के पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 18 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, जो हमारे चार्ज को कंप्लीट चार्ज को डील करता है कि चार्ज के कंटेंट क्या होंगे, वो कैसे बनेंगे, इसमें इफ एरर हो इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या किया जाएगा, अल्टर कर सकते या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले अपन सेक्शन 234 को पढ़ रखा है, जिसमें कंटेंट ऑफ चार्ज दे रखा है कि अगर चार्ज शीट बनता है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। 235 में टाइम, प्लेस और जिन के साथ वो ऑफेंस हुआ है उनका नाम डालना, उनको एक्सप्लेन करना या उनके मैनर्स डालना जरूरी है। ठीक है, 236 में कहता है कि मैनर्स भी इंक्लूड करेंगे। अगर ऑफेंस सही से नहीं पता चल पा रहा तो उनके मैनर भी इंक्लूड करेंगे। मैनर का कहने का मतलब होता है किस तरीके से वो ऑफेंस हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड 237 में कहता है कि जो भी वर्ड यूज़ किया जाएगा चार्जशीट बनाते वक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो क्या होगा, सेंस ऑफ लॉ के अंदर होना चाहिए। जहाँ तहाँ से वर्ड यूज उठा के नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, 238 में हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ इरर, कि अगर कोई इरर हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 239। 239 कहता है कोर्ट में अल्टर चार्ज। कोर्ट में अल्टर चार्ज इट मीन्स व्हाट, कि एक बार चार्जशीट बन गया, ठीक है, तो क्या कोर्ट इसमें फेरबदल कर सकती है, यस और नो। तो कहता है यस। आप सेक्शन 239 में देखेंगे कि मजिस्ट्रेट जो है वो इस चार्जशीट में फेरबदल कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो सेक्शन क्लाउज 1 है वो कहता है कि एनी कोर्ट मे अल्टर और ऐड एनी चार्ज एट द टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। कहता है कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, चार्जशीट में एक बार बना लेने के बाद कभी भी इसमें प्लस और माइनस कर सकती है, अल्ट्रेशन कर सकती है, बट कब नहीं कर सकती है, जजमेंट जजमेंट सुना देने के बाद नहीं कर सकती है। मीन्स व्हाट, कि जजमेंट के पहले ये अल्ट्रेशन हो सकता है चार्ज में। ठीक है, देखिए सब सेक्शन 2 कहता है एवरी सच अल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। सिंपल है, कहता है कि आपने अल्ट्रेशन किया तो आप क्या करोगे, आप एक्यूज्ड को बताओगे ना भाई कि हाँ आपके साथ अल्ट्रेशन, ये चार्जेस में ये चीज़ें ऐड की गई है। लेट से अगर मान लीजिए कि आपने थेफ्ट के चार्जेस लगा के ट्रायल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बाद में पता चलता है कि नहीं उसने रॉबरी कर रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रॉबरी के चार्जेस को ऐड करेंगे। ठीक है, अब जब रॉबरी के चार्जेस ऐड करेंगे तो ट्रायल ऐसे कि नहीं चलेंगे, आपको एक्यूज्ड को एक्सप्लेन करना होगा, रीड करके बताना होगा कि सर जी आपके ऊपर अब रॉबरी के चार्जेस लगेंगे, अब आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो मिलेगा क्या, रॉबरी का। ठीक है, चलिए अब क्लाउज 3 को पढ़ते हैं। क्लाउज 3 कहता है इफ द अल्ट्रेशन और एडिशन to a charge in such that proceeding immediately with the trial is not likely, यहाँ इसको अंडरलाइन करिएगा, not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or prosecutor in the conduct of the case, the court may in the discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial if the altered or added charge had the original charge। ठीक है, कहता ये है कि आपने एक चार्जशीट बनाया था मजिस्ट्रेट ने। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने क्या किया था, चार्जशीट बनाया था। ठीक है, अब उस चार्जशीट को बनाने से उसमें क्या है, कुछ मान लो कि कुछ चीज़ें छूट गई थी या बाद में पता चलता है कि भाई थेफ्ट था एंड बाद में पता चलता है कि नहीं रॉबरी किया। ठीक है ना, तो क्या करेगा, थेफ्ट के लिए सिर्फ पनिशमेंट तो नहीं देगा, पनिशमेंट तो रॉबरी के लिए मिलेगा क्योंकि ट्रायल चलने के बाद। तो क्या होगा कि इसमें ऐड किया जाएगा या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो सब सेक्शन 3 ये कहता है कि इस एडिशन और सब्सट्रैक्शन से अगर आपका जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड भाई साहब हैं, अगर इनको कोई हानि नहीं हो रही है, हानि नहीं हो रही है, हानि का मतलब होता है प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, हानि। अगर हानि नहीं हो रही है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसे हानि नहीं होना चाहिए, डिफेंस लॉयर को और प्रोसिक्यूटर को, अक्यूज्ड भाई साहब को, पीपी को और डिफेंस लॉयर को। अगर इनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, किस चीज़ में, ट्रायल चलने में, कंडक्ट ऑफ द केस में, ट्रायल चलने में अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही,
ठीक है, यहाँ तक समझ में अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो ये मान के चलेगा कि वो जो अल्टर्ड चार्ज है ना वो ओरिजिनल चार्ज है। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि एक मैजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने चार्जशीट बनाया। ठीक है, किस तारीख को बनाया? 20/1/2026 को, 20 जनवरी 2026 को, और इसमें लगा दिया थेफ्ट की चार्ज। ठीक है, बाद में ट्रायल जब आगे चला तो पता चलता है कि 20 फरवरी को पता चलता है कि नहीं, ये थेफ्ट नहीं, क्या किया है? रॉबरी। ठीक है, रॉबरी। तो आपका सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आपने बाद में, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, बाद में अगर क्या आपने अल्टर किए चार्ज रॉबरी के, और इन अल्ट्रेशन के वजह से एक्यूज्ड को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, डिफेंस लॉयर को, पीपी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, डिफेंस लॉयर को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है ट्रायल करने में, तो क्या किया जाएगा? तो ये मान के चलेगी कोर्ट कि ये जो रॉबरी वाला जो चार्ज है ना, ये 20/1/2026 को लगाया गया था। यहीं से रॉबरी का, ये इस दिन रॉबरी का चार्ज लगाया गया था। ठीक है, ये कोर्ट मान के चलेगी। ओके, मींस ये मान के चलेगी कि ओरिजिनली जिस दिन से ट्रायल स्टार्ट हुआ था उसी दिन से वो वाला जो अल्टर वाला जो चार्ज था वो लग के आया था। ठीक है, ओके, चलिए अब अपन पढ़ते हैं सबसेक्शन 4। कहता है कि इफ द अल्ट्रेशन और एडिशन इन सच प्रोसीडिंग immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor, or as aforesaid, the court may either direct new trial, adjourn the trial for such period as may be necessary। देखिए, हमने सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा था कि अगर एक्यूज्ड को, पीपी को, डिफेंस लॉयर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो ट्रायल एज इट इज चलेगा, और जो चार्जेज हैं, जो अल्टर किए हुए चार्जेज हैं, उनको एज ओरिजिनल चार्ज मान के चला जाएगा कि स्टार्टिंग से वही चार्ज लगा था। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिजुडाइस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रिजुडाइस हो रहा है। कौन हो रहा है? हमारा बेचारा एक्यूज्ड हो रहा है प्रिजुडाइस। ठीक है, या पीपी को परेशानी हो रही है, डिफेंस लॉयर को परेशानी हो रही है। ठीक है, तो दो चीजें किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। पहला, ट्रायल न्यू चलाया जाएगा। ट्रायल न्यू चलाया जाएगा। जो ट्रायल चल रहा था, मान मान लीजिए ये थेफ्ट का ट्रायल चल रहा था, थेफ्ट के चार्ज लगने की वजह से, और बाद में लगा रॉबरी का। ठीक है, तो अब क्या है, रॉबरी के लिए अलग से ट्रायल चला जाएंगे। ये जो थेफ्ट वाला ट्रायल है ये यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कहता है। सेकंड कहता है कि अगर तो न्यू ट्रायल चलाएंगे, ओके, अगर प्रेजुडाइस हो रहा है तो, और नहीं तो एडजर्न कर देंगे, एडजर्न कर देंगे। ठीक है, एडजर्न कर देंगे। क्यों एडजर्न करेंगे? ताकि आप पीपी को, एक्यूज्ड को या डिफेंस लॉयर को अच्छे तरीके से समझा सके कि सर आपके ऊपर पहले ये चार्जेस चल रहा था, अब आपके ऊपर दूसरे वाले चार्जेस चलेंगे। अगर आपको सहमति है, आपको समझ में आता है, तब तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आपके ऊपर क्या होगा, न्यू ट्रायल चलेगा। जो भी नए जो एविडेंसेस आए हैं ट्रायल के दौरान, उसके लिए आपके ऊपर न्यू ट्रायल चलेगा। ओके, चलिए, आई होप आपको सेक्शन 3 और 4 आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सेक्शन 3 में बस इतना सा समझना है कि यहाँ पे प्रेजुडाइस नहीं हो रहा, हानि नहीं पहुंच रहा है एक्यूज्ड को, और यहाँ सब सेक्शन 4 में हानि पहुंच रहा है। ठीक है, चलो अब क्लॉज 5 पढ़ते हैं। ठीक है, क्लॉज 5 कहता है इफ द ऑफेंस स्टेटेड in the alter or added charge is one of the prosecution which previous sanction is necessary, the case shall not proceed until such section is obtained, unless section has been already obtained for the prosecution on the same fact as those on which alter charge is found। ठीक है, कहता ये है कि अगर आपने मान लीजिए कि ट्रायल चलाया, ठीक है, बाद में पता चला कि नहीं, ये चार्जेस के लिए नहीं, अलग चार्जेस के लिए आपको चलाना था। ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो आपने ट्रायल चला रहा था तो कोई चार्ज होगा। इसके लिए इसके लिए अगर कोई सैंक्शन चाहिए था, कोई सैंक्शन चाहिए था, ठीक है ना, आपने लेके ट्रायल चलाया। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कुछ सैंक्शन चाहिए या पुलिस ऑफिसर से कोई भी सैंक्शन चाहिए था। ठीक है, आपने ट्रायल चलाया, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है कि अब अल्टर कर दे रहे हैं आप,
अब जब अल्टर किया तो इसके लिए भी तो सैंक्शन चाहिए ना। तो कहता ये है कि अगर इसके लिए सैंक्शन की आवश्यकता है तो ट्रायल वहीं रुक जाएगा, चलेगा नहीं जब तक कि सैंक्शन लिया ना जाए। और अगर ये जो सैंक्शन की आवश्यकता है ये अगर के सेम है ऊपर वाले चार्ज के लिए, मिलता जुलता है, तब ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है। सेक्शन 239 से रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसका नाम है सलमान सलमान सलीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये है आपका 2004 का केस। ये आपने देखा होगा हिट एंड रन वाला केस। ठीक है, ये सभी लोग जानते होंगे हिट एंड रन वाला केस। ठीक है, इसमें था क्या कि जब ट्रायल स्टार्ट हुआ था तब जो चार्जेस लगे थे सलमान खान के ऊपर वो लगे थे आपके सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी। ठीक है, और फिर बाद में अल्टर करके अल्टर करके इनके ऊपर कौन से चार्जेस लगाए गए थे, 304 के आईपीसी के। ठीक है, तो ऐसे करके ये अल्ट्रेशन होता है। तो आई होप आपको सेक्शन 239 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और अगर के फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।